हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली आप सभी फिट एंड फाइन होंगे एंड वेलकम टू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। और चलिए आज की शुरुआत करते हैं 21 नवंबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आज के हिसाब से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप छोड़ना मत। साथ में जो लोग भी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आंसर की के साथ आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के मिल जाएगा, वहां से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल से मेरी जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की अपडेशन आपको मिलती रहेगी। शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है आज का, रिसेंटली हु हैज इनॉग्रेटेड बेंगलुरु टेक समिट। अभी हाल ही में बेंगलोर में होने वाले टेक्निकल समिट को इनॉग्रेट किया गया, इसका शुभारंभ किया गया किसके द्वारा? इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बेंगलुरु टेक समिट जो ये है, ये कब से इसकी शुरुआत करी गई? इसकी शुरुआत 3 दिन पहले करी गई थी। 18 नवंबर से इसकी शुरुआत करी गई और ये कब तक चला? ये कल तक चला, 20 नवंबर तक। तो 3 दिवसीय बेंगलुरु टेक समिट आयोजित किया गया बेंगलोर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुभारंभ किया गया। इसका मेन माफ करिएगा, इसका मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य ये है कि डिजिटल इंडिया जो है, प्रधानमंत्री का कहना है उसको हमें अपनी वे ऑफ लाइफ में उतार लेना है। और प्रधानमंत्री ने यहां पर यह कहा है कि भारत पूर्ण तरीके से प्रतिबद्ध है आगे बढ़ने के लिए, और हम लोग डिजिटाइजेशन को हर रूप में आजमा रहे हैं और उसे ऑप्ट भी कर रहे हैं। जैसे कि बैंकिंग में हम लोग डिजिटाइजेशन को ऑप्ट कर रहे हैं, एजुकेशन में हम लोग घर बैठे अब पढ़ाई कर सकते हैं डिजिटाइजेशन की वजह से। और साथ ही में इसका मेन उद्देश्य यह है कि हमें अब प्रधानमंत्री के अनुसार वर्क फ्रॉम होम को भी प्रमोट करना है इसके तहत। मतलब घर बैठे ही आपके सारे काम हो जाए, क्योंकि कोविड-19 एक ऐसा पैंडेमिक है जिसकी वजह से हम लोग जितना बाहर कम निकले उतना ही अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज बिकेम फर्स्ट टू गेट आईएसओ सर्टिफिकेशन फॉर एफएसएसएम सर्विसेज। एफएसएसएम का यहां पर मतलब क्या है? इसका मेन मतलब है फीकल स्लैग एंड स्टिपेज मैनेजमेंट। मेन उद्देश्य क्या है इसका? पहले आप ये समझो, इसका मेन उद्देश्य है ये इंश्योर करना कि जितने भी हमारे शहर हैं या फिर टाउन हैं, कस्बे हैं या फिर हमारे गांव हैं, वो सब टोटली सैनिटाइज्ड हो, मतलब पूर्णतः वो साफ सुथरे रहे। तो भारत का ये कौन सा ऐसा पहला शहर है जिसको जिसको एफएसएसएम सर्विसेज के लिए आईएसओ सर्टिफिकेशन दिया गया है? तो ये आईएसओ सर्टिफिकेशन उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो भुवनेश्वर भारत का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिला है एफएसएसएम सर्विसेज के लिए। और अगर बात करी जाए भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा है जो कि पूर्णतः स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 पे रहा, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉप किया है इंदौर ने। किसने? इंदौर ने। इंदौर सबसे ज्यादा स्वच्छ डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन रिलीज्ड $100 मिलियन टू 7 कंट्रीज इन अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट फॉर व्हाट? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा $100 मिलियन की धनराशि 7 कंट्रीज को दी गई, जिसमें से कुछ कंट्रीज अफ्रीकन रीजन के थे और कुछ मिडिल ईस्ट के थे। ये पैसा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किस लिए दिया गया? ये पैसा फेमाइन के लिए दिया गया। फेमाइन का मतलब हिंदी में होता है सूखा। सूखा ग्रसित एरियाज के लिए दिया गया। ऐसे एरिया या फिर ऐसे देश जो कि सूखा ग्रसित हो गए या फिर सूखे की प्रॉब्लम की चपेट में आ गए, उससे ग्रसित थे, तो उनको उबरने के लिए $100 मिलियन की धनराशि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिलीज करी गई। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये माफ करिएगा, थोड़ा सा कफिंग हो रही है मुझे। ये जो $100 मिलियन की धनराशि दी गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ये यूएन के ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस के द्वारा दी गई है। यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में करी गई और इसका हेडक्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क। और यूनाइटेड नेशंस के इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये है, ध्यान रखिएगा, इनका नाम है एंटोनियो गुतरेस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतरेस। अगला क्वेश्चन है, परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर आर विच टाइप ऑफ इंडियन एसेट? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि परम सिद्धि, प्रत्युष और मिहिर ये तीनों क्या हैं? सुपर कंप्यूटर हैं, एयरक्राफ्ट हैं, टैंक हैं या फिर सैटेलाइट्स हैं? ये तीनों न्यूज में चल रहे हैं और ये तीनों भारत के द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर्स हैं। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा लेटेस्ट कौन सा है? सबसे ज्यादा लेटेस्ट है इसमें मिहिर। अभी हाल ही में भारत के द्वारा मिहिर नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया।
इससे पहले भारत परम सिद्धि और प्रत्युष को यूज कर रहा था। ध्यान रखिएगा, इसकी जो पावर है मेहर की, ये परम सिद्धि के बराबर है, लेकिन इसकी जो स्पीड है, अभी तक का हमारा फास्टेस्ट कंप्यूटर था प्रत्युष, इसकी स्पीड प्रत्युष से भी ज्यादा है। मेहर की स्पीड कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्पीड है 6.5 पेटाफ्लॉप्स। कितनी? 6.5 पेटाफ्लॉप्स। तो आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी है। मेहर अभी भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जिसकी स्पीड है 6.5 पेटाफ्लॉप्स। और भारत के द्वारा अभी तक कितने सुपर कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं? भारत के द्वारा भारत में ही निर्मित 146वां कंप्यूटर था ये। तो अभी तक 146 सुपर कंप्यूटर बनाए जा चुके हैं भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी MOUs वर साइंड बिटवीन इंडिया एंड लग्जमबर्ग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ इंडिया लग्जमबर्ग हेल्ड इन नवंबर 2020? भारत और लग्जमबर्ग के बीच में अभी हाल ही में एक वर्चुअल समिट को आयोजित किया गया नवंबर के ही महीने में। तो भारत और लग्जमबर्ग के बीच में कितने MOUs साइन किए गए? भारत और लग्जमबर्ग ने 3 MOUs आपस में साइन किए हैं। ये तीनों MOUs बिजनेस कॉर्पोरेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए साइन किए गए हैं। मतलब इसका मेन उद्देश्य है दोनों देशों के बीच में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना, बिजनेस को और आगे ले जाना। भारत में प्रधानमंत्री आपको पता ही है नरेंद्र मोदी हैं। लग्जमबर्ग के प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है जेवियर, यहां पर मैं लिखता हूं जेवियर बेटल। क्या नाम है? जेवियर बेटल। लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है? लग्जमबर्ग सिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स 2020? एक ऐसा इंडेक्स अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है जिसमें बताया गया है कि किस देश में ब्राइबरी मतलब घूस की कंडीशन, घूस की लेन देन कितनी ज्यादा है, इसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? भारत ने पूरे वर्ल्ड में 77वीं रैंक सिक्योर करी है। हालांकि अगर बात करें पड़ोसी मुल्कों के बारे में, जैसे कि नेपाल हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन सभी देशों से भारत की स्थिति बेहतर है। मतलब कहने का, चाइना में घूस की कंडीशन, घूस लेने देने का प्रचलन भारत से ज्यादा है, पाकिस्तान और नेपाल में भी ज्यादा है। लेकिन अगर हम टोटल की बात करें, तो टोटल की बात करें तो स्थिति भारत की कुछ खास अच्छी नहीं है। अब यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है आपको, नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? नंबर 1 पे रहा डेनमार्क। इसमें डेनमार्क सबसे कम घूसखोरी यहां पर है। नंबर 2 पे कौन सा रहा? नॉर्वे। नंबर 3 पर कौन सा देश रहा? फिनलैंड। तो ये टॉप 3 कंट्रीज आपको ध्यान रखने हैं, और बॉटम 3 भी मैं आपको बता देता हूं। बॉटम 3 में आपको ध्यान रखना है, सबसे लास्ट पर रहा यहां पर एरित्रिया, उससे ऊपर रहा वेनेजुएला, और उससे ऊपर रहा है साउथ सुडान। तो ये बॉटम 3 है और ये टॉप 3 है, ध्यान रखिएगा। वैसे अगर चौथे नंबर पे बात करें तो स्वीडन है, और 5वें नंबर पे यहां पर है न्यूजीलैंड। तो ये टॉप 5 भी आप ध्यान रख सकते हो। टोटली मैंने आपको बता दिया, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और उसको नोट कर लेना। भारत की रैंक कितनी है? 77वीं। इस बार जो ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स लॉन्च करी गई है, अभी तक यूएस टॉप 20 में हुआ करता था, लेकिन यूएस की रेटिंग भी गिर गई है। यूएस टॉप 20 से ऊपर निकल गया है, मतलब यूएस में घूसखोरी पिछले कुछ टाइम में बढ़ गई है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट स्टेट अवार्ड इन 2020 फिशरी सेक्टर बिजनेस? ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने 2020 में मछली उत्पादन के बिजनेस में बेस्ट प्राइज जीता है? तो मछली उत्पादन में नंबर 1 राज्य रहा है आसाम, और आसाम में सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, गवर्नर है फागू चौहान। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, गवर्नर है यहाँ पर जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन द बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड विच इज अनाउंस्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग? क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के द्वारा बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड किसको दिया गया? बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड दिया गया है उड़ीसा सरकार को। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। अभी आपने देखा कि फिशरीज सेक्टर के बिजनेस में बेस्ट स्टेट अवार्ड मिला है आसाम को। अब आप देख रहे हो कि बेस्ट मरीन स्टेट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है उड़ीसा को। दोनों में अंतर यह है भाई कि ये जो आसाम को मिला है, आसाम को सिर्फ और सिर्फ मछली उत्पादन के लिए बेस्ट अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टेट का। लेकिन जो उड़ीसा है, इसको मरीन बेस्ट मरीन स्टेट का अवार्ड मिला है। मतलब कहने का कि मरीन में, मतलब पानी में सिर्फ एक मछली का ही उत्पादन नहीं किया जाता है, उसमें केकड़े भी आ जाते हैं। ठीक है,
और भी तरह तरह के कई सारे मैमल्स आ जाते हैं। तो इन सब के उत्पादन के लिए अल्टीमेटली अगर पूरा मरीन मिला दिया जाए और साथ में मरीन के कोस्टल एरियाज को पॉल्यूशन फ्री रखने के लिए भी, इन सभी चीजों के मैनेजमेंट के लिए उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आप समझ गए हो। आसाम को सिर्फ मछली उत्पादन के लिए और ओवरऑल उड़ीसा को अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेवी रिसीव्ड 9th P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट फ्रॉम विच कंट्री। अभी हाल ही में नवा P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये इंडियन नेवी ने रिसीव किया कौन से देश से? ये अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। आपको बता दूं, इंडियन नेवी के द्वारा अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग कंपनी को P8I मैरीटाइम एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया था, जिसके तहत ये नवा एयरक्राफ्ट है जो अभी इंडियन नेवी को रिसीव हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, ये जो नवा एयरक्राफ्ट P8I रिसीव हुआ है, ये कहां पर रिसीव हुआ? इसको गोवा में रिसीव किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। और गोवा में कौन से आईएनएस में? इस आईएनएस का नाम है आईएनएस हंसा, आईएनएस हंस या फिर आईएनएस हंसा आप इसको बोल सकते हो। तो गोवा नेवल एयरबेस में इसको रिसीव किया गया है। इन एयरक्राफ्ट के लिए भारत सरकार और अमेरिकन गवर्नमेंट के बीच में 1.1 बिलियन डॉलर का पैक्ट साइन हुआ था। कितना? 1.1 बिलियन डॉलर का पैक्ट। बोइंग की अगर बात करें तो बोइंग की स्थापना करी गई थी 1916 में। बोइंग का हेडक्वार्टर है शिकागो और बोइंग के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है DAVE कैल्होन, डेव कैल्होन। ठीक है। यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू की सरकार है, यूएस में अभी नई सरकार आ चुकी है। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए यूएस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। और फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज बिकम फर्स्ट टू हैव एन अर्बन प्लान विद जेंडर स्पेसिफिक फोकस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत का पहला ऐसा शहर कौन सा बन गया जिसके पास अब खुद का अर्बन प्लान है जेंडर स्पेसिफिक फोकस को लेकर? यह है मुंबई। अब इसका मतलब समझो है क्या? अर्बन प्लान विद जेंडर स्पेसिफिक फोकस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मुंबई में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अब लॉन्च किए गए हैं जिसके तहत महिलाओं को बराबर का दर्जा पुरुषों के दिया जाएगा हर एक फील्ड में। जैसे कि जेंडर इक्वलिटी, स्पेशल ग्रुप्स महिलाओं के बनाए जाएंगे जिनको बैंकों की तरफ से स्पेशल फाइनेंशियल ऑफर्स दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से स्पेशल महिलाओं के लिए स्कीम्स लॉन्च करी जाएंगी और सोशल इक्विटी को इक्वल करने के लिए भी इसको लॉन्च किया गया है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है मुंबई के अंदर 90 लैंड रिजर्वेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जा रहे हैं। मतलब 90 ऐसी साइट्स होंगी जहां पर महिलाओं के लिए तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे। जैसे कि कुछ हेल्थ इंस्टीट्यूशंस महिलाओं के लिए खोले जाएंगे, कुछ विमेन सेफ्टी इंस्टीट्यूशंस खोले जाएंगे जहां पर महिलाओं को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी सेल्फ प्रोटेक्शन को लेकर। साथ में कुछ हाउसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाएंगे जहां पर ऐसी महिलाएं जिनको किस तरीके से हाउसवाइफ का काम करना उन्हें नहीं आता है, या फिर अगर उन्हें हाउसिंग के बारे में जानना है, या फिर एक गृहिणी, कुशल गृहिणी को क्या क्या कार्य आने चाहिए, वो सारे कार्य इनको सिखाए जाएंगे। और साथ में फिजिकल एक्टिविटीज के लिए भी कुछ प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अच्छी पहल है जो कि मुंबई में करी गई है। 90 लैंड्स पर इस तरीके के कई सारे इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। तो इसी के तहत मुंबई पहला ऐसा शहर बन गया है जो कि अर्बन प्लान लॉन्च कर चुका है जेंडर स्पेसिफिक फोकस को लेकर। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट हार्डवेयर अ बूस्टर सेगमेंट फॉर गगनयान लॉन्च व्हीकल टू इसरो। इसरो का गगनयान जो लॉन्च होना था 2020 में, ये अब लॉन्च होगा कब? 2021 में। पहली चीज आप ये ध्यान रखो, इसकी एक्सपेक्टेड जो टाइम है इसका, ये दिसंबर 2021 है, इसरो ने बताया है। अब ये जो गगनयान मिशन लॉन्च किया जा रहा है, इसके लिए पहला इसका जो हार्डवेयर है जो कि इसके बूस्टर सेगमेंट का काम करेगा, मतलब इसको तेजी से ऊपर ले जाने का काम करेगा। ये जो आप डिवाइस देख रहे हो, ये बूस्टर सेगमेंट है। ये इसरो को किसने बनाकर दिया है? ये इसरो को बनाकर दिया है लार्सन एंड टुब्रो ने। किसने? लार्सन एंड टुब्रो। लार्सन एंड टुब्रो का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसकी स्थापना 1938 में करी गई थी और इसके सीईओ कौन है? ये है एस एन सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखिएगा, लार्सन एंड टुब्रो ने
बूस्टर सेगमेंट गगनयान का बनाकर दिया है इसरो को। इसरो की स्थापना 1969 में करी गई थी। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर और इसरो के चीफ हैं डॉक्टर के सिवान। एक चीज और, गगनयान अपने साथ कितने कैंडिडेट्स को ले जाएगा? गगनयान अपने साथ 3 कैंडिडेट्स को ले जाएगा। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, कुछ टाइम पहले इसरो के द्वारा एक रोबोट लॉन्च किया गया था। ये रोबोट, इसका नाम है व्योम मित्र। क्या नाम है? व्योम मित्र। ये भी गगनयान मिशन में जाएगा, गगनयान के साथ गगनयान में बैठ कर जाएगा ये भी स्पेस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑफ 500 मिलियन US$ विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट। मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पहले बताया हुआ है करंट अफेयर के क्वेश्चन में कि दिल्ली से लेकर मेरठ तक एक रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चलाया जा रहा है। ये ट्रेन मात्र 60 मिनट में दिल्ली से मेरठ आपको पहुंचा देगी, केवल 1 घंटे में। इसके लिए $500 मिलियन का लोन अभी हाल ही में भारत सरकार ने किससे लिया है? भारत सरकार ने यह लोन लिया हुआ है एनडीबी से, न्यू डेवलपमेंट बैंक से। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में करी गई थी। इसकी स्थापना ब्रिक्स के द्वारा करी गई है। ब्रिक्स का ही एक तरीके से बैंक है। और इसके प्रेसिडेंट इस टाइम पे कौन है? ये है मार्कोस त्रेजो। क्या नाम है? मार्कोस त्रेजो। मार्कोस त्रेजो ने अभी कुछ टाइम पहले ही सक्सीड किया है किसको? केवी कामत को। केवी कामत न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट थे और भारतीय भी थे, ध्यान रखिएगा। तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है संघाई। आईएमएफ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी है। एआईआईबी का हेडक्वार्टर है बीजिंग। एआईआईबी के प्रेसिडेंट है जिन लिकिन। क्या नाम है? जिन लिकिन। आईएमएफ के प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जेवा। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। बाकी न्यू डेवलपमेंट बैंक के आपको पता ही है, मार्कोस ट्रेजो। अगला क्वेश्चन है, मैया सांधु, इनका नाम क्या है? मैया सांधु। शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड ऑफ विच कंट्री? अभी हाल ही में मैया सांधु नई राष्ट्रपति बनी है कौन से देश की? मैया सांधु नई राष्ट्रपति बनी है मोल्दोवा की। मोल्दोवा कहां का देश है? ये यूरोपियन कंट्री है, ध्यान रखिएगा। मोल्दोवा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है चिसनाऊ। क्या बोलते हैं? चिसनाऊ। साइप्रस की कैपिटल क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसकी कैपिटल है निकोसिया। निकोसिया। माल्टा की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वेलेटा। वेलेटा। और एंडोरा का कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं एंडोरा ला वेला। एंडोरा ला वेला। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, मोल्डोवा की पहली फर्स्ट एवर विमेन प्रेसिडेंट है ये, जिनका नाम क्या है? मैया सांधु। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन एयरपोर्ट हैज बिकेम फर्स्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन टू गेट द हाईएस्ट लेवल 4 कार्बन एक्रीडिटेशन? भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन का भी पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसमें हाईएस्ट लेवल 4 की कार्बन एक्रीडिटेशन दिया गया है, यह बन गया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली का। अब इसका मेन मकसद क्या है? इस एयरपोर्ट में ऐसे इक्विपमेंट्स से इसको प्रोटेक्टेड किया गया है कि सबसे पहले कार्बन फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जाएगा, उसके बाद उसे मैनेज किया जाएगा, उसके फुटप्रिंट्स को रिड्यूस किया जाएगा, उसके बाद रिड्यूस करने के बाद अगेन उसे मीजर किया जाएगा और एमिशंस किया जाएगा गैसेस को, CO2 एमिशंस, और उसके बाद उसको फाइनली सेट किया जाएगा अपने पर्टिकुलर मानकों के ऊपर। तो ये 4 स्टेप पर इसको फॉलो किया जाएगा। इसका मेन मकसद होगा कार्बन का मैनेजमेंट, कार्बन सेटलमेंट। और कार्बन सेटलमेंट करना जरूरी क्यों है? जाहिर सी बात है, हमारे पर्यावरण को कार्बन से बचाने के लिए। ठीक है, और कैंपागोड़ा एयरपोर्ट कहां पर है? यह है बेंगलोर में। सरदार पटेल एयरपोर्ट अहमदाबाद में है और बागडोगरा एयरपोर्ट आपका वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑन विच डेट? वर्ल्ड टॉयलेट डे हम लोगों ने किस दिन मनाया? विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया? ये 19 नवंबर को मनाया है, ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, साल 2020 की इस बार की थीम रही सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, 19 नवंबर परसों के दिन मनाया और इस बार की थीम रही सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज। पहली बार वर्ल्ड टॉयलेट डे हम लोगों ने कब मनाया था? साल 2013 से इसको मना रहे हैं, ध्यान रखना। आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स को परचेज करने के लिए वरुण 777 कोड है, ये मेरा डिस्काउंट कोड है, आप इसका यूज करके 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हो। मेरे जो नए कोर्स चल रहे हैं, फुल जीएस का कोर्स मेरा चल रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में।
साथ में स्टैटिक जीके का नया कोर्स आने वाला है दिसंबर के ही महीने में। एक नया कोर्स भी लॉन्च कर चुका हूं जिसके बारे में मैं आपको कल फिर से एक बार बता दूंगा, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस में। बाकी आज रात 10 बजे अनअकैडमी एसएससी लाइव में आऊंगा फिर से करंट अफेयर पढ़ाने सितंबर मंथ के। जो लोग भी सितंबर मंथ के करंट अफेयर रिवाइज करना चाहते हैं वो लोग आज रात 10 बजे मिल सकते हैं। एक और अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, 1 से 2 दिन के अंदर करंट अफेयर की मैराथन लेकर आ रहा हूं। बेस्ट 200 क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं पिछले 6 महीने के। आने वाले दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, डीआरडीओ, एसएससी सीपीओ, आरआरबी, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स के लिए वो पर्याप्त होगा। तो आज की बात यहीं तक। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। वीडियो को दबा के लाइक करो। बाय बाय।